बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। हम जो आज टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज़ ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल। इससे पहले आपने फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ा था कि एग की डेवलपमेंट और उसका रिलीज़ ये एक साइक्लिक प्रोसेस है और इसी वजह से इसको हम रिप्रोडक्टिव साइकिल के साथ रिलेट करते हैं। अब नॉर्मली मैमल्स के अंदर दो तरह की रिप्रोडक्टिव साइकिल्स होती हैं। वन इज़ द ईस्ट्रस साइकिल एंड अदर इज़ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज़ इन ह्यूमंस, जबकि बाकी जितने भी मैमल्स हैं उनमें ईस्ट्रस साइकिल मौजूद होगी। मेंस्ट्रुअल साइकिल और ईस्ट्रस साइकिल में एक दो मेन डिफरेंसेस हैं, जिनमें से एक डिफरेंस ये है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल के केस में चाहे फर्टिलाइजेशन होगी या नहीं होगी, एग ने रिलीज़ होना है, यानी ओव्यूलेशन होगी अगर स्पर्म अवेलेबल नहीं है। लेकिन ईस्ट्रस साइकिल के केस में अगर स्पर्म अवेलेबल नहीं होगा तो एग कंजर्व रहेगा, यानी वो रिलीज़ नहीं होगा। इसी तरह से जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसमें ईस्ट्रोजन हायर लेवल पर रिलीज़ होता है और इसीलिए यूट्रस फुली प्रिपेयर होती है ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल फॉर इम्प्लांटेशन और प्लेसेंटेशन। जबकि ईस्ट्रस साइकिल के केस में एस्ट्रोजन लो लेवल पर रिलीज़ होगा और इसीलिए वहाँ पर जो यूट्रस है वो पार्टली प्रिपेयर होगी। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल के केस में अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो फिर यूट्राइन सेल्स डिस्ट्रॉय होंगे और वो मेंस्ट्रुअल फ्लो की फॉर्म में डिस्चार्ज हो जाएंगे। ईस्ट्रस साइकिल के केस में क्योंकि कम डेवलपमेंट हुई है इसलिए वहाँ पर ये डिस्चार्ज नहीं होगा, इंस्टेड उन सेल्स की रिजॉर्प्शन हो जाएगी। तो हमारा आज के टॉपिक के अंदर जो मेन फोकस होगा दैट विल बी ऑन द मेंस्ट्रुअल साइकिल और सबसे पहले हम उसकी बेसिक्स की तरफ चलेंगे, चंद एक बेसिक डिटेल्स को पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम उसके इवेंट्स और उन इवेंट्स के साथ हार्मोन्स का रिलेशन देखेंगे कि किस इवेंट में किस हार्मोन का रोल होगा। तो बेसिक्स के अंदर आपने सबसे पहले तो ये याद रखना है कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इट इन्वॉल्व्स चेंजेस इन द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनिंग ऑफ द होल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और उस रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर फर्दर हम दो मेन स्ट्रक्चर्स हैं जिन पर फोकस करते हैं जहां पर ये चेंजेस हो रही होंगी। वन आर द ओवरीज एंड अदर इज द यूट्रस। तो इसीलिए हम अभी देखेंगे कि जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इसको फर्दर दो साइकिल्स में हम डिवाइड करते हैं, ओवेरियन साइकिल और यूट्राइन साइकिल के अंदर इन इवेंट्स की बेस पर। तो ये सबसे पहला एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट। उसके बाद जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये स्टार्ट होती है प्यूबर्टी पे, यानी फर्स्ट ओव्यूलेशन होगी तो उसके साथ मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट हो जाएगी और इस स्टार्ट को हम कहते हैं मेनार्की। मेनार्की इज़ द स्टार्ट ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। और इसी तरह से आपने याद रखना है कि दिस विल एंड इन लेट 40s और अर्ली 50s, जहाँ पर ये मेंस्ट्रुअल साइकिल ओव्यूलेशन कंप्लीटली स्टॉप हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं मीनोपॉज। अब उसकी रीज़न क्या है वो आपने याद रखनी है कि ओवरी के अंदर जो फॉलिकल्स हैं दे आर डेवलप्ड इन मिलियंस और एक वक्त में जब एफएसएच ओवरी पर एक्ट करता है तो काफ़ी सारे फॉलिकल्स डेवलप होना शुरू होते हैं। उनमें से मेजॉरिटी डीजनरेट हो जाते हैं। इन प्राइमरी फॉलिकल्स की डीजनरेशन को हम कहते हैं फॉलिकुलर एट्रेजिया और सिर्फ एक फॉलिकल ऐसा होगा जो आगे मैच्योर होगा। अब एक फॉलिकल का मतलब है उसके अंदर एक प्राइमरी ओसाइट और उससे एक एग एक वक्त में डेवलप होगा। तो अब ओवरऑल आपने याद रखना है कि कोई 400 से 500 के करीब फॉलिकल्स की मैचुरेशन होती है, मैच्योर होते हैं
और इसीलिए जैसे जैसे मेंस्ट्रुअल साइकिल चलती जाएगी ये टोटल नंबर डिक्रीज होता जाएगा। यानी लाइक अगर हम सपोज करें कि 400 फॉलिकल्स ने मैच्योर होना था, तो एक साइकिल में एक मैच्योर हुआ, बाकी रह गया 399। फिर अगले साइकिल में एक और मैच्योर होगा, बाकी रह गया 398। तो 300 होगा, फिर 200 होगा। जब ये नंबर ज़ीरो पे पहुंचेगा, वो ज़ीरो पे कब पहुंचेगा? नॉर्मली 40s 50s की एज के अंदर। तो जब ये नंबर ज़ीरो पे पहुंचेगा तब हम कहेंगे कि अब मज़ीद फॉलिकल अवेलेबल नहीं है। तो इसलिए उस टाइम पे ओव्यूलेशन भी रुक जाएगी, मेंस्ट्रुअल साइकिल भी रुक जाएगी, और इस कंप्लीट स्टॉप को हम कहेंगे मीनोपॉज। नेक्स्ट अब हम चलते हैं टूवर्ड्स इट्स कंट्रोल। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है इट इज़ अंडर द कंट्रोल ऑफ पिट्यूटरी गोनाडोट्रोफिन्स। गोनाडोट्रोफिन्स हम उन हार्मोन्स को कहते हैं दैट एक्ट ऑन गोनेड्स। और यहाँ पर दो इम्पॉर्टेंट पिट्यूटरी गोनाडोट्रोफिन्स के रोल को हम पढ़ेंगे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल को रेगुलेट करते हैं। दीज आर FSH एंड LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन और ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। बोथ आर रिलीज फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी। उसके बाद इसका जो नॉर्मल ड्यूरेशन है दैट इज़ 28 डेज। इसके अंदर वेरिएशंस आ सकती हैं, यानी अर्ली भी हो सकती है, लेट भी हो सकती है। इट डिपेंड्स अपॉन मल्टीपल फैक्टर्स, जिनमें से चंद एक जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स हैं उनमें न्यूट्रिशनल सप्लाई है बॉडी की। अगर न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी है तो देयर कैन बी एबनॉर्मेलिटीज़ इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसी तरह से इमोशनल डिस्टर्बेंस है, हार्मोनल डिस्टर्बेंस है। ये मल्टीपल फैक्टर्स हैं जो इस नॉर्मल ड्यूरेशन को इफ़ेक्ट कर सकते हैं। अगर मेंस्ट्रुअल साइकिल 28 डेज़ की है तो तब याद रखिएगा कि जो ओवुलेशन है वो मिड साइकिल में होगी। ठीक है, किस केस में? अगर इसका ड्यूरेशन 28 डेज़ है तब हम कहेंगे कि ओवुलेशन विल अकर इन मिड साइकिल, और यहाँ पर मिड साइकिल का मतलब होगा 11 to 14th डे के दरमियान। और इसी तरह एक इवेंट जो हम आगे पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज का या मेंस्ट्रुएशन का, दिस मे कंटिन्यू फॉर 3 to 7 डेज। इसमें भी वेरिएशंस हो सकती हैं, अर्ली भी स्टॉप हो सकता है, लेट भी हो सकता है। नॉर्मली हमने इसकी रेंज लिख दी है दैट इज़ 3 to 7 डेज। तो ये चंद एक इसकी बेसिक्स थी मेंस्ट्रुअल साइकिल की। अब हम चल रहे हैं इसके फर्दर डिवीजन्स की तरफ। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि इवेंट्स की बेस पर हम इनको दो में डिवाइड करते हैं। ओवेरियन साइकिल में वो इवेंट्स होंगे जो ओवरी के लेवल पर हो रहे हैं। यूट्राइन साइकिल विल इन्वॉल्व दोज इवेंट्स दैट आर अकरिंग एट द लेवल ऑफ यूट्रस। और इनकी जो फर्दर स्टेजेस हम बनाते हैं उनको भी इसी के साथ रिलेट करते हैं। आप मुख्तलिफ स्टेजेस के नाम पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल में, तो आपने एक तो ये भी याद रखना होगा कि उनमें से किस फेज़ को हम ओवेरियन साइकिल के साथ रिलेट करते हैं, किसको हम यूट्राइन साइकिल के साथ रिलेट करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ओवेरियन साइकिल की तरफ हम आते हैं। इसमें दो इम्पॉर्टेंट फेजेस हैं जिनको आप पढ़ेंगे। आउट ऑफ देम वन इज द फॉलिकुलर फेज। और फॉलिकुलर फेज का जो इम्पॉर्टेंट इवेंट आपने याद रखना होगा वो प्राइमरी फॉलिकल्स की डेवलपमेंट होगी। इसलिए हम इसको ये नाम देते हैं कि इसमें प्राइमरी फॉलिकल डेवलप होंगे, इसी के दौरान फॉलिकुलर एट्रेजिया होगा। उसके बाद जो ल्यूटियल स्टेज है ये भी हम ओवरी के साथ रिलेट करते हैं। ल्यूटियल को हम रिलेट करें कार्पस ल्यूटियम के साथ, और कार्पस ल्यूटियम तब बनता है जब ओवुलेशन होती है। तो ओवुलेशन के बाद कार्पस ल्यूटियम का बनना, फिर उससे रिलेटेड मल्टीपल इवेंट्स, इसको हम ल्यूटियल फेज के साथ रिलेट करेंगे। तो आप यहाँ पर ये डिस्टिंक्शन बना सकते हैं कि जो फॉलिकुलर स्टेज है ये ओवुलेशन से पहले होगी और ल्यूटियल स्टेज ओवुलेशन के बाद होगी। यानी ये प्री ओवुलेटरी फेज है,
ये पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज है। इसी तरह यूट्राइन इवेंट्स की बेस पर आप ये 3 फेजेस के नाम पढ़ेंगे। उनमें से एक फेज है प्रोलिफरेटिव फेज। अब प्रोलिफरेटिव फेज में क्या इंपॉर्टेंट इवेंट होगा? दैट इज प्रोलिफरेशन। और प्रोलिफरेशन हम कहते हैं सेल डिवीजन को, यानी यहां पर यूट्रस की जो एंडोमेट्रियम है उसकी प्रोलिफरेशन होगी, उसकी डिवीजन होगी। एंड दिस प्रोलिफरेटिव फेज विल बी पैरेलल टू द फॉलिकुलर फेज, यानी ओवरी के लेवल पर फॉलिकल डेवलप हो रहा होगा और उसके पैरेलल यूट्रस के लेवल पर प्रोलिफरेशन हो रही होगी। उसके बाद नेक्स्ट यहां पर फेज है सिक्रेटरी फेज। अब सिक्रेटरी फेज का मतलब यहां पर यह है कि इस फेज के अंदर जो एंडोमेट्रियम है ये कुछ सिक्रीशंस को रिलीज करती है। उनमें से कुछ प्रोटीनेशियस सिक्रीशंस हैं जो रिक्वायर्ड होती हैं जाइगोट की डेवलपमेंट के लिए। और यहां पर भी आप ये याद रखिएगा कि इस सिक्रेटरी फेज को भी हम लेते हैं पैरेलल टू द ल्यूटियल फेज, यानी यहां पर ल्यूटियल फेज चल रहा होगा ओवरी में और उसके पैरेलल यूट्रस के लेवल पर सिक्रेटरी फेज चल रहा होगा। तो यहां पे भी आप उसी तरह कहेंगे कि ये प्री ओव्यूलेटरी फेज है, ये पोस्ट ओव्यूलेटरी फेज है। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो फिर जैसा कि हमने पढ़ा है कि एंडोमेट्रियम के सेल्स डिस्ट्रॉय होंगे जो नए बने थे, और दीज विल बी डिस्चार्ज आउटसाइड द बॉडी। उसको हम मेंस्ट्रुअल फ्लो कहेंगे और इस फेज को हम कहेंगे मेंस्ट्रुअल फेज। हमने अभी पढ़ा था कि इसका ड्यूरेशन अप्रॉक्सीमेटली 3 to 7 डेज का होता है। तो ये फेजेस हैं। अब हम इन फेजेस को इवेंट्स के साथ भी रिलेट करेंगे। नाउ आई एम मूविंग टूवर्ड्स द इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड इट्स हार्मोनल रेगुलेशन, कि इसको किस तरह से रेगुलेट किया जा रहा होता है। इसके अंदर आपने ये 3 ग्लैंड्स को याद रखना है जिनके रोल को हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे होंगे। वन इज द एंटीरियर पिट्यूटरी, नंबर 2 इज द ओवरी एंड नंबर 3 इज द यूट्रस। ये तीनों आपस में लिंक होंगे फॉर दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल। अब सबसे पहला इवेंट आपने ये याद रखना है कि एंटीरियर पिट्यूटरी से रिलीज होगा FSH। कब रिलीज होगा? एट द एज ऑफ प्यूबर्टी। और जैसा कि हमने पढ़ा था कि जब ये रिलीज होगा तब इसका मतलब है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल ने स्टार्ट होना है। दिस FSH विल एक्ट ऑन द ओवरी, और ओवरी पे ये क्या करेगा? इट विल कॉज द डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी फॉलिकल्स। एक वक्त में कितने फॉलिकल्स डेवलप होंगे? मल्टीपल। और उनमें से मैच्योर कितने होंगे? ओनली 1। बाकी कहाँ जाएंगे? डीजेनरेट हो जाएंगे। उनके डीजेनरेशन को हम क्या कहेंगे? फॉलिकुलर एट्रेजिया। अब ये जो एक फॉलिकल जिसने डेवलप होना है और मैच्योर होना है, इसको हम कहेंगे ग्राफियन फॉलिकल। और इसके अंदर अल्टीमेटली प्राइमरी ओवोसाइट भी डेवलप हो रहा होगा विच विल कन्वर्ट इनटू द सेकेंडरी ओवोसाइट। और आपने याद रखना है कि दिस ग्राफियन फॉलिकल नाउ सिक्रीट्स अ हार्मोन दैट इज एस्ट्रोजन। यानी ये डेवलपिंग फॉलिकल, या आप कहेंगे कि ग्राफियन फॉलिकल विल सिक्रीट एस्ट्रोजन एंड एस्ट्रोजन विल एक्ट ऑन द यूट्रस। इसने यूट्रस पर आके एक्ट करना है। अब यूट्रस पर किस लेयर पर ये एक्ट करेगा? हमने पढ़ा था 3 लेयर्स होती हैं, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम और पेरीमेट्रियम। सो इट विल एक्ट ऑन द एंडोमेट्रियम। और एंडोमेट्रियम में इसने क्या चेंजेस करवानी है? प्रोलिफरेशन यानी सेल डिवीजन, जिसकी वजह से एंडोमेट्रियम थिक होगी, स्पॉन्जी होगी, और नए सेल्स बनने के साथ वहाँ पर नई ब्लड वेसल्स बनेंगी ताकि उनकी न्यूट्रिएंट्स की सप्लाई पूरी की जा सके। और इसको हम कहेंगे वेस्कुलराइजेशन, नई ब्लड वेसल्स के बनने को। अब जैसे कि मैंने पहले बताया है कि यहाँ पर चल रही है फॉलिकुलर स्टेज,
और उसके पैरेलल यहाँ पर चल रही होगी प्रोलिफरेटिव फेज। अब जैसे जैसे ग्राफियन फॉलिकल डेवलप होता है, ब्लड के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल राइज करना शुरू कर देता है और इस एस्ट्रोजन का पॉजिटिव फीडबैक बनता है एलएच के साथ, यानी ये एस्ट्रोजन का लेवल इंटीरियर पिट्यूटरी को इन्फ्लुएंस कर रहा होता है। जैसे जैसे इसका लेवल बढ़ेगा एलएच का लेवल भी बढ़ता जाएगा और जब ब्लड के अंदर एस्ट्रोजन का पीक लेवल होगा तो तब एलएच का भी पीक लेवल होगा। एंड नाउ दिस एलएच विल एक्ट ऑन द ओवरी, इसने भी ओवरी पे एक्ट करना है और ओवरी में किस पर एक्ट करेगा? ऑन ग्राफियन फॉलिकल्स। और इसने ग्राफियन फॉलिकल में क्या करवाना है? इसका रप्चर, और इस रप्चर की वजह से ओवुलेशन होगी और रप्चर के बाद जो रप्चर्ड फॉलिकल बचेगा उसको कहेंगे कार्पस ल्यूटियम, विच विल बी येलोइश इन स्ट्रक्चर, और ल्यूटियम का वर्ड हम इसी येलोइश स्ट्रक्चर के लिए यूज़ करते हैं। कार्पस जो है वो अमूमन एक टर्म हम यूज़ कर रहे होते हैं डेड के लिए, रप्चर्ड के लिए। तो आपने यहाँ पर ये याद रखना है कि एलएच ने एक्ट किया ओवरी पर, इट कॉज्ड रप्चर ऑफ द ग्राफियन फॉलिकल, उससे सेकेंडरी ओसाइट रिलीज हुआ, उसको हमने ओवुलेशन कहा। और आपने पढ़ा हुआ है कि वो सेकेंडरी ओसाइट रिलीज होता है एब्डोमिनल कैविटी में, फिर उसने ओविडक्ट में जाना होता है। कार्पस ल्यूटियम विल रिमेन विद इन द ओवरी। दिस कार्पस ल्यूटियम इज आल्सो ग्लैंडुलर स्ट्रक्चर और यहां से रिलीज होगा प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो इसलिए आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछते हैं कि प्रोजेस्टेरॉन कहां से रिलीज होता है, इट इज रिलीज फ्रॉम द रप्चर्ड फॉलिकल्स, या आप कहेंगे फ्रॉम द कार्पस ल्यूटियम। और ये एक्ट कहां करेगा? एक तो इसने एक्ट करना है यूट्रस के ऊपर, जैसा कि हमने पहले पढ़ा था यूट्रस की एंडोमेट्रियम पर, और ये ऑगमेंट करता है एस्ट्रोजन के एक्शन को, यानी इसने भी फर्दर थिकनिंग काज करनी है, फर्दर वेस्कुलराइजेशन को काज करना है। और इसी तरह से अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है तो इस एंडोमेट्रियम पे जाइगोट ने आकर इम्प्लांट होना है और प्रेगनेंसी स्टार्ट होगी, तो ये उस प्रेगनेंसी को मेंटेन करेगा। प्लस आपने ये याद रखना है कि इट आल्सो इनहिबिट्स एफएसएच एंड एलएच। जब तक इसका लेवल हाई रहेगा ये एफएसएच और एलएच को इनहिबिट करेगा। एफएसएच और एलएच की इनहिबिशन का मतलब ये है कि अब नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट नहीं हो सकती अनटिल इट इज एट हायर लेवल। तो इसीलिए यहां पर यह भी आपने याद रखना है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है, इम्प्लांटेशन हो जाती है, तो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन विल रिमेन हाई एंड this FSH LH inhibition and stoppage of the menstrual cycle will remain till birth. बर्थ तक menstrual cycle stop हो जाएगी। क्यों होगी? FSH LH के inhibition की वजह से। इसलिए आप लोग ये अक्सर बुक्स में पढ़ते भी हैं कि जो प्रोजेस्टेरॉन है इट इज़ यूज्ड एज बर्थ कंट्रोल पिल, कि जब तक इसका लेवल ब्लड में हाई रहेगा menstrual cycle will remain stopped। तो ये हमने डिटेल पढ़ी थी इस मेंस्ट्रुअल साइकिल की। अब हम ये भी देखेंगे फर्दर चल के कि अगर फर्टिलाइजेशन होगी तो क्या होगा, अगर नहीं होगी तो क्या होगा। पहले हम इसको दोबारा रिव्यू कर लेते हैं। मैंने इससे पहले आपको इवेंट्स बताए थे, यहाँ पर भी आपने फेजेस याद रखने हैं कि जब कार्पस ल्यूटियम बनेगा तो ओवरी में होगी ल्यूटियल स्टेज, और इसी तरह से एंडोमेट्रियम के लेवल पर चल रही होगी सिक्रेटरी फेज, और इस सिक्रेटरी फेज और ल्यूटियल फेज के अंदर लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन विल रिमेन हाई। और जैसा कि आप लोग पढ़ते हैं कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो फिर कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट हो जाता है। कार्पस ल्यूटियम डीजेनरेट होने का मतलब है कि प्रोजेस्टेरॉन की प्रोडक्शन रुक जाएगी, और जैसे ही इसकी प्रोडक्शन रुकेगी तो या कम होगी तो एंडोमेट्रियम पर से इसका कंट्रोल खत्म हो जाएगा।
एंडोमेट्रियम परसिस के कंट्रोल ख़त्म होने का मतलब है कि ये जो नए सेल्स बने थे ये डिस्ट्रॉय हो जाएंगे, सेल डेब्रिस प्रोड्यूस होगा, जो नई ब्लड वेसल्स बनेंगी वो रप्चर हो जाएंगी, ब्लड रिलीज होगा, और इस ट्रैक्ट की इनर लाइनिंग म्यूकस की होती है, तो ऑल दीज मटेरियल्स विल बी रिलीज्ड आउटसाइड द बॉडी। इस रिलीज को हम कहेंगे मेंस्ट्रुअल फ्लो, और अब जो स्टेज चल रही होगी उसको हम कहेंगे मेंस्ट्रुअल स्टेज। और उसके साथ साथ क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन कम हुआ तो एफएसएच और एलएच पर से इनहिबिशन भी खत्म हो जाएगी, और इनहिबिशन खत्म होने का मतलब है कि नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगी, यानी उसी तरह फिर एफएसएच रिलीज होगा, नेक्स्ट फॉलिकल की डेवलपमेंट होगी, और ये तमाम इवेंट्स प्रोसीड करेंगे। तो इन तमाम इवेंट्स को ये डायग्राम की मदद से भी हम देख लेते हैं, आपने डायग्राम को भी याद रखना है। ये उसी तरह से है, एक तरफ ओवेरियन साइकिल है और दूसरी तरफ यूट्राइन साइकिल है, यूट्राइन इवेंट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो पिट्यूटरी से दैट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ फोर ब्रेन, एफएसएच रिलीज होगा, इट विल एक्ट ऑन द फॉलिकल, ये फॉलिकल की डेवलपमेंट हो रही है, मेच्योर हो रहा है, और ये रिलीज कर रहा है इस्ट्रोजन को, और इस्ट्रोजन इज एक्टिंग ऑन द यूट्रस, उसकी एंडोमेट्रियम की डेवलपमेंट करवा रही है। फिर उसके बाद एलएच आएगा, एलएच ने क्या करना है, इसने इस ग्रेफियन फॉलिकल को रप्चर करना है, ओवुलेशन होगी, उस ओवुलेशन से ये येलोइश स्ट्रक्चर बन गई जिसको हम कह रहे हैं कार्पस ल्यूटियम। इस फेज को हम कहेंगे ल्यूटियल फेज, और इस कार्पस ल्यूटियम से सिक्रीट होगा प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन क्या कराएगा, इसकी मजीद थिकनिंग, और उसके साथ सिक्रीशंस रिलीज होंगी, वेस्कुलर हो जाएगी, थिक हो जाएगी। और इन केस अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो हमने पढ़ा है कि कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा, इस को अब हम नाम देंगे कार्पस एल्बिकेंस का। और जैसे ही ये डीजनरेट होगा तो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डिक्रीज होगा, और उस प्रोजेस्टेरॉन के लेवल डिक्रीज होने की वजह से मेंसेस प्रोड्यूस होंगे, मेंस्ट्रुअल डिस्चार्ज होगा। तो ये आपने डायग्रामेटिकली भी इवेंट्स को रिलेट करना है कि ओवरी में कौन सा इवेंट होगा और उसके पैरेलल यूट्रस में कौन सा इवेंट चल रहा होगा। ये दो हमारे पास ऑप्शंस होंगी, हम देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन होती है या नहीं होती तो कार्पस ल्यूटियम पर क्या इफेक्ट आएगा, प्रोजेस्टेरॉन के लेवल पर क्या इफेक्ट आएगा, और मेंस्ट्रुअल साइकिल के लेवल पर क्या इफेक्ट आएगा। पहले हम ये देखेंगे कि फर्टिलाइजेशन अकर्स, then corpus luteum will remain intact, progesterone secrete होता रहेगा which will maintain the pregnancy, and menstrual cycle will stop until its level is higher in blood. अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती तो फिर कार्पस ल्यूटियम डीजनरेट हो जाएगा, प्रोजेस्टेरॉन का लेवल लो हो जाएगा, और क्योंकि इनहिबिशन ख़त्म होगी तो नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट हो जाएगी। तो ये दो आपने केसेस याद रखने हैं कि फर्टिलाइजेशन होती है या नहीं होती तो क्या होगा। अब हम चलते हैं इनके क्वेश्चंस की तरफ, चंद एक प्रैक्टिस क्वेश्चंस देखते हैं ताकि आपका ये टॉपिक रिवाइज हो जाए इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस के थ्रू। क्वेश्चन नंबर 1 है, इट रिप्रेजेंट्स ओवेरियन इवेंट, ओवुलेटरी फेज, तो ओवुलेशन जो है ये ओवेरियन इवेंट है। प्रोलिफरेटिव फेज, प्रोलिफरेशन, सिक्रीशन, मेंस्ट्रुअल, ये तीनों यूट्रस से रिलेटेड हैं, तो इसलिए करेक्ट ऑप्शन इसकी अल्फा बनेगी। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ हार्मोन एक्ट ऑन एंडोमेट्रियम, तो आपने पढ़ा है एफएसएच एंड एलएच, दीज आर रिलीज्ड फ्रॉम द एंटीरियर पिट्यूटरी एंड एक्ट ऑन ओवरी। यहाँ पे पूछा है एंडोमेट्रियम पे, एंडोमेट्रियम इज द पार्ट ऑफ यूट्रस। एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन रिलीज्ड फ्रॉम ओवरी एंड एक्ट ऑन एंडोमेट्रियम, ये ठीक है, और बाकियों के अंदर ये मिक्स ऑप्शंस हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बीटा बनेगी। क्वेश्चन नंबर 3 है, प्रोजेस्टेरॉन causes inhibition of FSH and stimulation of LH. Stimulation of FSH and inhibition of LH.
इनहिबिशन ऑफ बोथ FSH एंड LH, स्टिमुलेशन ऑफ बोथ। तो आपने टॉपिक में पढ़ा है कि इट कॉजेज इनहिबिशन ऑफ बोथ FSH एंड LH, सो चार्ली विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 है स्ट्रक्चर फॉर्म्ड आफ्टर रिलीज ऑफ एग इज प्राइमरी फॉलिकल, ग्रेफियन फॉलिकल, कार्पस ल्यूटियम, कार्पस एल्बिकेंस। तो एग के रिलीज के बाद जो स्ट्रक्चर इमीडिएटली बनेगी वो येलोइश होगी, उसको कहेंगे कार्पस ल्यूटियम। सो चार्ली विल बी द करेक्ट ऑप्शन ऑफ दिस क्वेश्चन।